अगर आप रेड बुल का एक कैन खरीदते हैं तो शायद आप करीब $3 देते हैं, या अपने देश की करेंसी में उतने ही पैसे। उसमें से सिर्फ 9 सेंट उस ड्रिंक को एक्चुअली बनाने में जाते हैं जो आप पीते हैं। बाकी सब पैसे बाकी सब चीजों पर लगते हैं। और जैसा आप जानते ही हैं, रेड बुल के केस में बाकी चीजें बहुत बड़ी हैं। उस $3 का एक छोटा सा हिस्सा जाता है इसके लिए कंपनी के हेडक्वार्टर्स के लिए। और ये हेडक्वार्टर्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये किसी बड़े शहर में नहीं है, ये किसी छोटे शहर में भी नहीं है। ये ऑस्ट्रिया के एक छोटे से पहाड़ी शहर फुसचल में है। इस शहर में एक सुपरमार्केट है, 2 कॉफी शॉप्स हैं, एक बैंक है और एक ग्लोबली फेमस मल्टीनेशनल कंपनी। दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले ब्रांड्स में से एक का हेडक्वार्टर्स इतना छोटा है, यह सच में हैरान करने वाली बात है। एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल जाने में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। एक तरफ एक इंश्योरेंस ऑफिस है, दूसरी तरफ घर है और तीसरी तरफ एक छोटा होटल। कोई दीवार नहीं, कोई फेंस नहीं, कोई गेट नहीं, बल्कि आम लोग भी इसके गार्डन में घूम सकते हैं। इस जगह को चुनने के पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं थी। बस रेड बुल के को-फाउंडर डिट्रिच मैटेशिट्स को फुसचल पसंद था। उन्हें यहाँ की प्राइवेसी और आउटडोर लाइफ अच्छी लगती थी और वो यहाँ रहना चाहते थे। हेडक्वार्टर्स का छोटा होना कंपनी के ग्लोबल साइज के मुकाबले हैरान करता है, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं तो समझ आता है। आखिरकार रेड बुल बेसिकली एक बहुत सिंपल कंपनी है। ये अपना ट्रेडिशनल फ्लेवर बेचती है, एक शुगर फ्री वर्जन है, एक 0 शुगर वर्जन है और फिर 14 अलग अलग फ्रूट फ्लेवर्ड एडिशंस हैं। हर एक अलग अलग साइजेस में आता है, अलग मार्केट्स के लिए। बस यही है इनकी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट। इसकी तुलना करें मॉन्स्टर एनर्जी से, जो इनका सबसे नजदीकी लेकिन छोटा कंपेटिटर है। मॉन्स्टर इतने सारे वेरिएंट्स बेचता है, सीजनल, को ब्रांडेड और रीजनल फ्लेवर्स, कि उनका एग्जैक्ट काउंट भी कोई नहीं जानता। अंदाजन किसी भी वक्त करीब 150 अलग ड्रिंक्स। और सिंप्लिसिटी की बात करें तो रेड बुल अपना प्रोडक्ट खुद बनाती भी नहीं। वो यह काम एक ऑस्ट्रियन फ्रूट जूस कंपनी राउच को देती है। शुरुआत में रेड बुल के पास अपनी प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रिया के बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा होने की वजह से मैटसिच की राउच फैमिली से पहचान थी और उन्होंने उन्हें कन्विंस कर लिया। आज भी यही अरेंजमेंट है, बस स्केल बड़ा हो गया है। दुनिया का ज्यादातर रेड बुल अभी भी ऑल्प्स की छाया में बनता है, और वो भी राउच के जरिए। इनकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑस्ट्रिया के लुडवाइस में है। वहां पास में ही बॉल कॉरपोरेशन की फैक्ट्री है, जो रेड बुल के स्पेशल कैंस बनाती है, जो सिर्फ रेड बुल के लिए होते हैं, किसी और ड्रिंक के लिए नहीं। वहां डायरेक्ट रेल और हाईवे कनेक्शन होने से डिलीवरी आसान है। यही सब स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास भी है। राउच की फैक्ट्री, बॉल कॉरपोरेशन का प्लांट, रेल और हाईवे। 2021 तक दुनिया में कहीं भी बिकने वाला हर एक रेड बुल का कैन इन्हीं 2 जगहों से आता था। फिर कंपनी ने अपने सबसे बड़े मार्केट यानी अमेरिका में भी प्रोडक्शन शुरू की। वही सेटअप तीसरी बार बना, फेनिक्स एरिजोना के बाहर। रॉच की फैक्ट्री यहां, बॉल कॉरपोरेशन का प्लांट यहां, रेल यहां, हाईवे वहां। 17 प्रोडक्ट्स और 2 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, इतना मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसीलिए रेड बुल में ज्यादातर लोग रेड बुल बनाने के काम में नहीं लगे हैं, बल्कि वो उस चीज पर काम करते हैं जिस पर हर रेड बुल की सेल का $1 जाता है, यानी आपको कन्विंस करना कि एक कैन खरीदें। शुरू से ही रेड बुल एक ड्रिंक्स कंपनी से ज्यादा एक मार्केटिंग कंपनी रही है। इसे शुरू करने से पहले डीट्रिच मैटेशिट्स ब्लेंडैक्स नाम की एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी में काम करते थे। वो वहां एक टूथपेस्ट लाइन के मार्केटिंग मैनेजर थे। यह काम उन्हें अक्सर एशिया ले जाता था। उस वक्त 70 के दशक और 80 के दशक में एनर्जी ड्रिंक्स एशिया में बहुत कॉमन थीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में लगभग कोई इनके बारे में जानता नहीं था। एक बार, जैसा कि यह किस्सा मशहूर है, मैटशिट्स हांगकांग के मैंड्रिन ओरिएंटल होटल के बार में बैठे थे। वो दूसरे ट्रैवलर्स से बात कर रहे थे और न्यूज़वीक का लेटेस्ट एडिशन पढ़ रहे थे। उसमें उन्हें एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि जापान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है, लिपोविटन। इसके बाद क्या हुआ इस पर डिटेल्स थोड़ी अनक्लियर हैं, लेकिन जो पक्का पता है वो ये है कि मैटशिट्स अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे और एनर्जी ड्रिंक्स में पैसा देखकर वो थाईलैंड पहुंचे, टीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के पास। यह वो कंपनी थी जो क्राइटिंग डेंग बनाती थी, जिसका इंग्लिश में मतलब है रेड बुल।
मैटिशिट्स ने थाई मैन्युफैक्चरर के साथ डील की। दोनों ने $5-5 लाख लगाए एक नई कंपनी में, रेड बुल GmbH। इस कंपनी को प्रोडक्ट को नए सिरे से बनाना था और उसे वेस्टर्न लोगों के लिए रीब्रांड करना था। क्राटिंग डेंग जैसे उस वक्त की ज्यादातर एशियन एनर्जी ड्रिंक्स छोटी ग्लास बॉटल्स में बिकती थी और इसे एक शॉट की तरह पीना था। ये टेस्ट के लिए नहीं थी, ये काम के लिए थी। मैटिशिट्स ने अगले कुछ साल इसे सिपिंग ड्रिंक में बदलने में लगाए। वो चाहते थे कि यह मेडिसिन की तरह नहीं, सोडा की तरह टेस्ट करे। तो उन्होंने कार्बोनेशन ऐड की, मिठास थोड़ी कम की, हल्की एसिडिटी डाली और इसे बड़े 250 मिलीलीटर कैंस में बेचने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1987 को एक लंबी रेगुलेटरी प्रोसेस के बाद रेड बुल ऑस्ट्रिया में बाजार में आई। शुरुआत में इसे प्रीमियम और एक्सक्लूसिव रखा गया, आम सोडा से काफी महंगी। मैटिशिट्स बार्स में गए और एक एक करके उन्हें इसे रखने के लिए मनाया। नई चीज थी, लोगों को क्यूरियोसिटी हुई। बारटेंडर्स इसे वोडका या जैगर के साथ मिक्सर की तरह सजेस्ट करने लगे। मैटिशिट्स ने इसे उन जगहों पर फ्री में भी बांटा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एग्जाम के दिनों में, लेट नाइट टैक्सी ड्राइवर्स के अड्डों के पास, जहां भी लोगों को जागना जरूरी था। उनकी सारी कोशिशों के साथ वर्ड ऑफ माउथ भी काम आया। उस छोटे से देश में काफी था। प्रोडक्ट नया और दिलचस्प था, लोग इसकी बात करते थे। पहले पूरे साल में रेड बुल के 12 लाख कैन बिके, अगले साल 17 लाख, और जल्दी ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। वो मुकाम जिसका हर बिजनेस ऑनर सपना देखता है। लेकिन यह पहला हर्डल पार करने के बाद मैटिशिट्स को अगला दिखा। रेड बुल को और जगहों पर जाना था, यह उनके जहन में बिल्कुल क्लियर था। लेकिन उन्हें सिंपली परमिशन नहीं मिल रही थी। किसी भी बड़े मार्केट में रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल रही थी। रेगुलेटर्स को टायरीन से डर था, एक फूड एडिटिव जिस पर लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं था। यह डर था कि इसे ज्यादा पीने से नुकसान हो सकता है। हंगेरी और स्लोवेनिया ने हां कहा और कंपनी वहां गई, लेकिन वेस्ट के बड़े और अमीर मार्केट्स ने मना कर दिया। फिर मैटिशिट्स को बस जबरदस्त किस्मत मिली। 1 जनवरी 1993 को यूरोपियन यूनियन ने अपना सिंगल मार्केट लॉन्च किया। अब सभी मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड बैरियर्स हट जाने वाले थे, मतलब उनकी इकोनॉमीज इफेक्टिवली एक हो जाएंगी। इसके तहत किसी एक ईयू देश में अगर कोई प्रोडक्ट अप्रूव है तो वो जनरली पूरे ईयू में बिक सकता है। कुछ कंडीशंस की वजह से कई जगहों पर लॉन्च थोड़ी स्लो रही। फ्रांस सबसे आखिर में 2008 में आया। लेकिन कुल मिलाकर 1993 के बाद रेड बुल की रीच बहुत तेजी से बढ़ी। अब बस लोगों को यह कन्विंस करना था कि वो इसे खरीदें। बार टू बार जाना अब काफी नहीं था। मैटिशिट्स को एक बड़ा तरीका चाहिए था, लेकिन जवाब उनके पास पहले से था। बात है 1985 की गर्मियों की। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था उस ट्रैक पर जिसे आज रेड बुल रिंग कहते हैं। ऑस्ट्रियन ड्राइवर गेरहार्ड बेगर अपने सेकंड सीजन में थे, मिडफील्ड में ठीक ठाक पॉइंट्स ले रहे थे। तभी एक अनजान आदमी डीट्रिक मैटिशिट्स उनके पास आया और उसने उन्हें अपना नया बिजनेस आइडिया बताया, कैफिनेटेड सोडा लोगों तक पहुंचाने का। मैटिशिट्स ने बर्गर को $10,000 ऑफर किए, बदले में वो पैडक में ब्रांडेड वाटर बॉटल कैरी करें और कुछ छोटे मोटे काम करें। फॉर्मूला 1 स्पॉन्सरशिप के लिए यह बहुत ही कम रकम थी, लेकिन बर्गर को सच में पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हां कर दी। इस तरह वो हजारों रेड बुल एथलीट्स में से पहले बने। इस डील से जो फोटोज आईं, उनसे रेड बुल का मैसेज दुनिया तक पहुंचा। वो मैसेज था, ये एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट है, इनका काम है अपने खेल में सबसे बेस्ट बनना, और ये ड्रिंक पीते हैं। जब भी किसी हाई परफॉर्मेंस एथलीट की फोटो में रेड बुल लोगो दिखता, लोगों के दिमाग में अपने आप यह बात बैठ जाती, रेड बुल मतलब परफॉर्मेंस। जब वो लोग खुद परफॉर्म करना चाहते, उन्हें याद आता कि प्रोफेशनल्स रेड बुल पीते हैं। फिर वो $3 खर्च करते, रेड बुल वो पैसे कमाती और उसमें से $1 फिर यही सब करने में लगा देती। उस वक्त रेड बुल बहुत बड़े स्पोर्ट्स में टॉप एथलीट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने छोटे स्पोर्ट्स से शुरुआत की, वो स्पोर्ट्स जो मैटिशिट्स को खुद पसंद थे। फोकस था ऐसे नीश स्पोर्ट्स पर जिनमें एड्रेनालिन हो, रिस्क हो और देखने में भी दिलचस्प हो। एक जरूरी बात, रेड बुल ने लगभग हमेशा इंडिविजुअल एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, टीम्स या इवेंट्स को नहीं। वो हर स्पोर्ट में सबसे बेस्ट को ढूंढते थे, जैसे जेसिका फॉक्स, कैन्यू स्लोलम की दुनिया की सबसे बड़ी एथलीट, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स, या फ्रीस्टाइल मोटोक्रॉस राइडर रॉबी मैडिसन, जिन्होंने 2007 में मोटरसाइकिल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 322 फीट यानी 98 मीटर्स की डिस्टेंस पर लैंड करके।
एक डिस्टेंस जिसे एवल नीवल ने खुद इम्पॉसिबल कहा था। और बड़े स्पोर्ट्स में भी कंपनी ने ऐसे एथलीट्स ढूंढे जो टॉप पर नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा अटेंशन खींचते थे। जैसे टॉम पिडकॉक, एक साइकिलिस्ट जो किसी एक डिसिप्लिन में नंबर 1 नहीं है, लेकिन रोड साइकिलिंग और माउंटेन बाइकिंग दोनों में वो नियर टॉप हैं और यह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। उन्होंने टूर डी फ्रांस में भी पहले फिनिश लाइन क्रॉस की और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है, उनके गियर पर रेड बुल का लोगो होता है। टॉप एथलीट्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेड बुल सिर्फ पैसे नहीं देती, वो रहने का खर्चा, ट्रैवल बजट और एंट्री फीस सब कवर करती है। साथ में टॉप कोच, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स और रिहैब ट्रेनर्स का पूरा नेटवर्क भी है। ऑस्ट्रिया और LA में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जो सपोर्ट रेड बुल अपने एथलीट्स को देती है वो नीच स्पोर्ट्स में बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे जैसे मार्केटिंग पर खर्च बढ़ा, रेड बुल ने सिर्फ एथलीट्स को स्पॉन्सर करना नहीं बढ़ाया, उन्होंने पूरे के पूरे स्पोर्ट्स को बदल दिया। बड़े स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज होती हैं, फीफा फुटबॉल के लिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स रनिंग के लिए, ITF टेनिस के लिए। ये बॉडीज रूल्स सेट करती हैं, स्टैंडर्ड्स तय करती हैं और बड़े कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं। नीश स्पोर्ट्स में अक्सर कोई ऐसी बॉडी नहीं होती, जिसकी वजह से कंपटीशन बिखरा हुआ होता है। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। इससे स्पोर्ट आगे नहीं बढ़ता और टॉप लेवल पर अपॉर्चुनिटीज नहीं बनती। रेड बुल इन स्पोर्ट्स में आते, सबसे बड़े प्राइजेस वाले, सबसे फंडेड इवेंट्स करते। टॉप एथलीट्स तुरंत आने लगते और यही इवेंट उनका सीजन का मैन इवेंट बन जाता। बाकी लोगों को भी रेड बुल के तरीके के साथ चलना पड़ता और स्पोर्ट ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइज हो जाता। क्लिफ डाइविंग में रेड बुल क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज है, जो इस स्पोर्ट की असली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। फ्री राइड माउंटेन बाइकिंग में रेड बुल रैम्पेज इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट। बिग एयर किकबोर्डिंग में रेड बुल किंग ऑफ द एयर। सबसे बड़े एथलीट्स, सबसे ज्यादा मीडिया, सबसे ज्यादा अटेंशन। पार्कोर में, स्लैकलाइनिंग में, एंडोरो में, हर जगह यही हाल है। रेड बुल के इवेंट्स इन स्पोर्ट्स के बीचों बीच होते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे एक्साइटिंग स्पोर्ट्स में सबसे बड़े एथलीट्स सबसे बड़े रिस्क्स लेते हैं। वो सबसे यादगार मोमेंट्स बनाते हैं और सामने होता है रेड बुल का लोगो। लोग अपने बेस्ट पर होते हैं और रेड बुल आपके दिमाग में छप जाता है। आखिरकार इस एनर्जी ड्रिंक कंपनी के पास इतना पैसा आ गया कि किसी बड़े स्पोर्ट में बड़ा इंपैक्ट डाल सकें। और शुरुआत कहां से करनी है, यह बिल्कुल ऑब्वियस था। माटिस के पसंदीदा स्पोर्ट में फॉर्मूला 1 में आने का वक्त था। उसी वक्त फोर्ड F1 छोड़ रहा था। वो हर साल करोड़ों डॉलर खो रहे थे, जीत नहीं रहे थे और कंपनी को लगा कि यह वर्थ इट नहीं। एक कार कंपनी के लिए कार्स बनाने में बुरा होना यह कोई अच्छा मैसेज नहीं था। तो 2004 के अंत में उनकी टीम बंद होने वाली थी। फॉर्मूला 1 में डायरेक्टली नई टीम लाना आसान नहीं था, एक लंबा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो मैटशिट्स के लिए फोर्ड की टीम खरीदना बहुत आसान था और फोर्ड ने वो टीम, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, फैक्ट्री और इंजन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ $1 में दे दी। रेड बुल ने फिर बहुत इन्वेस्ट किया, टीम प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर और एरोडायनामिकिस्ट एड्रियन न्यूवी को हायर किया और यह काम किया। 2009 में उन्होंने पहली रेस जीती और बस 1 साल बाद ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्टर्स दोनों चैंपियनशिप्स जीते। यह लगातार 4 साल तक चला। यह उनका पहला गोल्डन ईरा था। दूसरा भी आया, 4 ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स और 3 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप्स। फॉर्मूला 1 शायद हर देश में सबसे बड़ा स्पोर्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबली यह दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स में से एक है। और जब रेड बुल जीत रहा होता है तो इनका नाम हर जगह होता है। रेड बुल ने मार्केटिंग का तरीका ही बदल दिया। टीवी पर प्रोडक्ट की कोई फेक स्टोरी बनाने के बजाय इन्होंने रियल लाइफ मोमेंट्स बनाए जिनमें उनका प्रोडक्ट नजर आए। इन्होंने एक पूरी एथलेटिक्स मशीन खड़ी की ऐसे मोमेंट्स बनाने के लिए जो दुनिया देखना चाहे, और यह सब करते हुए वो एथलीट्स के लिए जेन्युइनली अच्छे भी साबित हुए। रेड बुल ओवरऑल दुनिया के लिए पूरी तरह फायदेमंद कंपनी नहीं है। कैफीन और शुगर की खपत बढ़ाने में कोई बड़ी खूबी नहीं है, लेकिन हेल्थ के एंगल को छोड़ दें तो खेलों की दुनिया में बहुत सी जगहों पर इन्होंने एथलीट्स की जिंदगी सच में बेहतर की है। इसीलिए बहुत सारे एथलीट्स रेड बुल के लिए जेन्युइन रिस्पेक्ट रखते हैं। उनके स्पोर्ट्स बेहतर हैं इस एनर्जी ड्रिंक कंपनी की वजह से। इसीलिए बहुत से लोग, एथलीट्स और फैंस दोनों, रेड बुल को एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं मानते। वो इसे एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं और यही बात दशकों से रेड बुल की पोजीशन को मजबूत किए हुए है। वो दी एनर्जी ड्रिंक्स कंपनी है, बाकी सब बस इन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं।